नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। पहाड़ प्रभात की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। और आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। आज दोपहर 12:01 पर विधि विधान के साथ भगवान के कपाट बंद किए जाएंगे। कपाट बंद होने को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की जो डोली है वो दोपहर 12:05 पर मुखी मठ के मुखबा के लिए रवाना होगी। आपको ये भी बता दें कि मुखबा गांव मां गंगा का मायका है। यहां शीतकाल तक मां गंगा प्रवास करेंगी। और आपको साथ ही ये भी जानकारी दें कि इस बार गंगोत्री धाम में 6,24,000 तीर्थ यात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। हालांकि आज मां गंगोत्री के कपाट बंद हो रहे हैं और अब धीरे धीरे इसी तरीके से आगे कपाट बंद होते जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट, गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार और उसके बाद बद्रीनाथ के कपाट होंगे बंद। तो गंगोत्री धाम से मुखी मठ के लिए मां गंगा की डोली रवाना होगी। विधि विधान के साथ आज मां गंगोत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। इसके बाद कपाट बंद हो जाएंगे शीतकाल के लिए और दोपहर 12:01 पर ये कपाट बंद होने वाले हैं। 12:05 पर डोली जो है वो रवाना हो जाएगी विधि विधान के साथ। उससे पहले मां की पूजा अर्चना होगी। मुखबा में मां अब जाकर प्रवास करेंगी क्योंकि मुखबा मायका माना जाता है मां गंगोत्री का। और ऐसे में जब आज कपाट बंद होंगे, इसके बाद शीतकाल के लिए कपाट बंद होंगे। और विधि क्या है कपाट बंद करने का वो भी अब आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मां गंगा के मुकुट को उतारा जाएगा। इसके बाद निर्वाण दर्शन होंगे मां के। वेद मंत्रों के साथ मां की मूर्ति का महाअभिषेक होगा। हवन पूजन अर्चना के साथ कपाट बंद कर दिए जाएंगे आज। और मां गंगा की जो डोली है वो मुखी मठ मुखबा के लिए रवाना हो जाएगी, वहां के लिए प्रस्थान करेगी। और वहीं पर अब शीतकाल के लिए मां विराजमान रहेंगी। मुखबा मां गंगोत्री का मायका कहा जाता है और इसी वजह से जब ये डोली यहां से प्रस्थान करेगी गंगोत्री धाम से तो सीधे मुखबा में जाके रुकेगी। इस बीच में जो पड़ाव होंगे वहां पर भी डोली रुकेगी और वहां पर लोग दर्शन करेंगे। लेकिन आज विधि विधान के साथ मां की पूजा अर्चना करने के बाद गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। और आपको बताएं कि इसके बाद 27 तारीख को बाबा केदार के भी कपाट बंद होने वाले हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्योंकि आज मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं, कब ये कपाट बंद होंगे, किस तरीके की प्रक्रिया रहती है कपाट बंद होने से पहले? जय देखिए 12:01 पर मां गंगोत्री के कपाट अब शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाएंगे। पूरे वेद उच्चारण और जो हमारी पारंपरिक संस्कृति होती है, जो भी परंपराएं होती हैं, उनके आधार पर मां गंगा के आज कपाट बंद किए जाएंगे। 6 महीने के लिए ग्रीष्मकाल के लिए जो यात्रा का सीजन होता है उसमें मां गंगा के कपाट खोले गए थे। और ये क्योंकि शीतकाल के लिए 6 महीने के लिए मां गंगा के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और मुखमा जो माँ का मायका माना जाता है वहाँ पर 6 महीने के लिए माँ की डोली रहती है और वहीं पर माँ प्रस्थान करेंगी। आज 12:05 पर मां की मुखबा के लिए प्रस्थान करेंगी। इस दौरान तमाम जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित और पाटा समाज के लोग हैं वो मौजूद रहते हैं। पूरे विधि विधान के साथ मां की कपाट को बंद किया जाएगा। और इसमें खास बात ये रही है कि इस बार क्योंकि कोरोना के बाद यात्रा बड़ी सुगम तरीके से चली है तो यहाँ ये माना जा रहा है कि इस बार जो यात्रा रही है बहुत अच्छी रही है। और 6,24,000 के करीब यात्री इस बार माँ गंगा के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तमाम जो श्रद्धालु हैं उन्होंने माँ की आरती की थी। और इसके साथ साथ ही क्योंकि इस बार सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि अगर शीतकाल के लिए कोई यात्री यदि कोई श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन के लिए आता है तो वो मुखबा में मां की आरती या दर्शन कर सकता है। इस तरह की व्यवस्था की है। हालांकि ये पहले भी की जाती रही है, लेकिन क्योंकि इस बार जो श्रद्धालुओं का तांता है, श्रद्धालुओं की जो संख्या वो लगातार बढ़ रही है और शीतकाल में भी श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए चारों धामों में यात्रा के लिए पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बेहतर व्यवस्था की जाएगी। खासकर अगर हम ग्रीष्मकाल की बात करें तो चारों धामों में इस बार 45 लाख के करीब श्रद्धालु आ चुके हैं। और अकेले मां गंगा के दरबार में 6,24,000 के करीब यात्री दर्शन कर चुके हैं। तो अब ये आज से चारों धामों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसमें पहले दौर में मां गंगा के कपाट बंद किए गए हैं और कल 27 तारीख को यमुनोत्री और बाबा केदार धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। जी बिल्कुल। और पंकज, जैसा कि कल तो बाबा केदार के भी कपाट बंद होने वाले हैं, तो क्या बाबा केदार के कपाट बंद होने से पहले मां यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे या फिर मुहूर्त किस तरीके का है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा।
बिल्कुल, देखिए 27 तारीख को भैया दूज के दिन तय किया गया है कि यमुनोत्री धाम की और बाबा केदार धाम के कपाट बंद होंगे। दोनों की अलग अलग विधियां प्रक्रिया हैं कपाट बंद होने की। तो पहले माँ यमुनोत्री कपाट बंद किए जाएंगे, क्योंकि बाबा केदार का 11 ज्योतिर्लिंगों में एक बाबा का मंदिर माना जाता है और सबसे बड़ा मंदिर केदारनाथ धाम को माना जाता है। वहाँ वेद उच्चारण और तमाम जो पारंपरिक हमारी परंपराएं होती हैं उनके आधार पर बाबा केदार के धाम बंद किए जाएंगे। उसकी प्रक्रिया बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं जो कि बताएंगे कि वहां पर किस तरीके से मां गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने के लिए इस वक्त प्रक्रियाएं हो रही हैं। अब किस तरीके से वहां पर प्रक्रियाएं चल रही हैं, मां गंगा की जो डोली है आज वो वहां से रवाना होने वाली है, जानकारी दीजिएगा। जी आपको बता दूं, आज अन्नकूट का महापर्व है और महापर्व के मौके पे मां गंगा के कपाट जो कि शीतकाल में 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और आपको बता दूं, ठीक 12:01 पर मां गंगा के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और मां गंगा की उत्सव डोली को लेकर जो तीर्थ पुरोहित की पूरी तैयारियां चल रही है और तैयारी के साथ जो श्रद्धालु वहां पर आए हुए हैं और मां गंगा का झलसा जो लगभग 12 बजे के बाद जब कपाट बंद हो जाएंगे वहां से निकलेगा, तो हजारों श्रद्धालुओं के साथ आर्मी के बैंड के साथ धुन के साथ जो देवी मंदिर के लिए आज प्रस्थान करेंगे। और आज देवी मंदिर में मां गंगा की डोली रहेगी और उसके बाद रात भर भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद अगली सुबह जो मां गंगा की डोली भैया दूज के मौके पर मुखबक में विधिवत पूजा अर्चना के बाद शीतकालीन के लिए। ठीक है दिग्विजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और तमाम अपडेट के लिए। तो मां गंगोत्री के कपाट आज बंद होने जा रहे हैं, 12:01 पर ये कपाट बंद होंगे और इसके बाद यहां से मुखी मठ के लिए रवानगी होगी डोली की, जहां मुखबा में आज मां का विराजमान होने का कार्यक्रम होगा और वहीं पर आपको बताएं कि उत्सव की तरह इसे मनाया जाएगा जब शीतकाल के लिए यहीं पर मां विराजमान रहेंगे। देहरादून से इस बीच आपको बड़ी खबर दें, परिवहन विभाग में 7 अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। प्रमोशन के बाद अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। राजीव मेहरा उप परिवहन आयुक्त देहरादून बना दिए गए हैं। इसके अलावा द्वारका प्रसाद संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन अल्मोड़ा बना दिए गए हैं। दिनेश पटोई की बात की जाए तो पौड़ी के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन बनाए गए और सुनील शर्मा जो कि देहरादून के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, इसकी जिम्मेदारी उनको मिली है। शैलेश तिवारी संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन देहरादून बनाए गए और गुरदेव सिंह संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन अल्मोड़ा बनाए गए हैं। नवीन सिंह सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी देहरादून बना दिए गए हैं और परिवहन विभाग की तरफ से तबादलों की जो सूची है वो साझा कर दी गई है। परिवहन विभाग ने तबादले की सूची जारी कर दी है, वो नाम भी आपको दिखा रहे हैं, लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं जिसमें ये तबादले किए गए हैं। लेकिन जो ये तबादले हुए हैं परिवहन विभाग के, उन तबादलों पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सुगम से सुगम में तबादलों से उठे सवाल। दून आरटीओ प्रवर्तन सुनील शर्मा दून में आरटीओ प्रशासन बने हैं, इनके तबादले पर सवाल है। इसके अलावा देखिए अल्मोड़ा आरटीओ गुरदेव सिंह अल्मोड़ा में ही आरटीओ प्रशासन बने हैं और कहा जा रहा है कि सुगम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में ही जब ये तबादले हुए हैं तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ये फेवर क्यों दिया गया है। और देखिए जो 2 नाम हैं जिसमें सुनील शर्मा का नाम है, इसके अलावा गुरदेव सिंह अल्मोड़ा में ही आरटीओ प्रशासन बना दिए गए हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके नाम को लेकर भी सवाल है। पंकज मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। पंकज, एक तरफ तो परिवहन विभाग की तरफ से तबादले किए गए, दूसरी तरफ इन्हीं तबादलों पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जया, एक बात मैं अब स्पष्ट कर दूं कि जो तबादले हुए हैं उनमें जो सुगम और दुर्गम का जो फार्मूला उत्तराखंड में अपनाया जाता है उसको नहीं माना गया है, क्योंकि विचलन के आधार पर ये तबादले किए गए हैं। पिछले लगभग 1 महीने पहले विचलन को लेकर एक फाइल मंत्री चंदन रामदास के पास भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर ये फाइल वापस कर दी थी कि एक तो तबादले का वक्त निकल चुका है, 31 जुलाई तक उत्तराखंड में तबादलों का वक्त होता है, लेकिन विचलन लाकर तबादले किए जा रहे थे। इसमें बहुत बड़ी सेटिंग गेटिंग का भी खेल माना जा रहा था, लेकिन क्योंकि 15 दिन तक विचलन के इन तबादलों को फिर आगे बढ़ाया गया कि उनको रोका गया कि अधिकारी इसमें कुछ हफ्तों का वेट करें कि तबादले किए जाएंगे तो उसमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। तो उसके आधार पर फिर नियम 27 धारा 27 के तहत तबादलों को लाया गया और उसके बाद 7 अधिकारियों के तबादले किए गए। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये रही कि जो भी 7 तबादले हुए हैं उनमें सुगम और दुर्गम के फार्मूलों को नहीं इख्तियार किया गया है। इसमें कई अधिकारियों को सुगम से सुगम में ही शासन में भेज दिया गया और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अति दुर्गम में पहले से ही काम कर रहे थे, उनको वहीं पर तैनाती दे दी गई है। तो इस तरह के
के तमाम तबादलों को लेकर ये सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, उत्तराखंड में सिर्फ परिवहन विभाग में इस तरह के तबादलों को लेकर जो सवाल खड़े नहीं हुए हैं। इससे पहले जिन विभागों में भी तबादले हुए हैं उनमें सुगम और अति सुगम, अति दुर्गम फार्मूले को नहीं अपनाया गया, क्योंकि उत्तराखंड में एक फार्मूला अलग से यहाँ पर बनाया गया, एक नियम अलग से बनाया गया है सुगम और अति दुर्गम में फार्मूले को लेकर। इसमें तमाम तरह के नियम कायदे रखे गए हैं, लेकिन वहाँ पर अगर किसी भी विभाग की हम बात करें, चाहे हम शिक्षा विभाग की बात करें या फिर हम दूसरे अन्य तमाम विभागों की बात करें, तो वहाँ पर तबादलों के नाम पर बड़े स्तर पर खेल खेले जाते हैं। ये बड़े स्तर पर ही होते हैं, चाहे शासन स्तर पर कहें या हम फिर मंत्री स्तर पर कहें। तो ये तमाम जो तबादले 7 अधिकारियों के परिवहन विभाग में हुए हैं, इनमें आरटीओ एआरटीओ के हुए हैं, उनमें सुगम और अति दुर्गम के फार्मूले को नहीं अपनाया गया। उसको लेकर अब कई तरह के सवाल जो है खड़े होने लगे हैं। जी बिल्कुल पंकज, और लेकिन जिस तरीके से हम देखें कि चंदन राम दास पर भी अब के सवाल उठेंगे, परिवहन विभाग वो संभाल रहे हैं और ऐसे में अब उनकी प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। वहीं उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की। इस बैठक के दौरान सड़कों में गड्ढों को लेकर सीएम ने काफी नाराजगी जाहिर की और सीएम ने नाराजगी जताई है और साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया। सीएम ने अधिकारियों को 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है और सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सुरक्षित यात्रा का जनता को अधिकार है और इसीलिए उत्तराखंड की सड़कों को गड्ढा मुक्त होना चाहिए। सड़कों पर 1 हफ्ते में अधिकारियों से सीएम ने रिपोर्ट भी मांगी है। काफी नाराज भी सीएम हुए और उन्होंने कहा कि जो गड्ढा मुक्त सड़कें हैं वो आम जनता के अधिकार के क्षेत्र में हैं और ऐसे में अगर गड्ढे वाले क्षेत्र हैं, गड्ढे वाली सड़कें हैं तो उनको जल्द से जल्द भरना होगा और आपको रिपोर्ट भी देनी होगी कि 1 हफ्ते के भीतर कितनी सड़कों को भरा गया, किस तरीके से उस पर काम किया गया। 1 हफ्ते में गड्ढा मुक्त सड़कों का स्टेटस रिपोर्ट देना होगा। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कितना काम किया गया ये बताना होगा रिपोर्ट में। कितनी सड़कों की मरम्मत की गई ये भी जानकारी अधिकारियों को देनी होगी सीएम को। कितना काम बाकी रह गया है, कब तक ये काम पूरा हो पाएगा, क्यों ये काम बाकी रहा, इसकी जानकारी भी देनी होगी, क्योंकि सुगम और सुरक्षित जो यात्रा है वो जनता का अधिकार है। जन सुविधाओं को ध्यान में रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। सड़कों की मरम्मत में गुणवत्ता का खास ध्यान रखना होगा, वहां कोई लापरवाही नहीं चलेगी। अगर शिकायत मिलती है तो फिर अधिकारियों की शामत आएगी और ऐसे में 1 हफ्ते का वक्त है स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए। बताना होगा जो तमाम ये सवाल हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तमाम सवालों का जवाब उस रिपोर्ट में सीएम को देना होगा। रवि केंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, क्योंकि 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट भी देनी होगी, लेकिन क्या कोई आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है क्या कि कितनी सड़कें हैं जिनको 1 हफ्ते के भीतर उन पर काम किया जाएगा, उन्हें भरने का काम होगा और सीएम के सामने फिर अधिकारी स्टेटस रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं? बिल्कुल जी, देखिए आपको याद होगा साल 2021 के सितंबर माह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान हम चलाएंगे और उसके तहत ही प्रदेश में काम करेंगे। और यही वजह है कि अब मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 हफ्ते में अधिकारी ये बताएं कि क्या प्रगति रिपोर्ट है, किस तरीके से उत्तराखंड की सड़कों को दुरुस्त किया गया है। अगर मैं राजधानी देहरादून की बात करूँ तो यहाँ पर ये एक बात देखने को जरूर मिली है कि जिस तरीके से लगातार काम यहाँ पर हो रहा था, स्मार्ट सिटी के काम की वजह से भी लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक राजधानी देहरादून में ज़रूर राहत है। जो मुख्य मार्ग है उनकी सड़कों को दुरुस्त किया गया है, जो पैच वर्क है लगभग कंप्लीट हो गया। हालांकि जो अंदर की जो गलियां हैं या फिर जो अंदर के जो मार्ग हैं उनमें थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन मैं इस वक्त खड़ा हूं जो आईएसबीटी रेलवे स्टेशन दिल्ली और सहारनपुर की ये सड़क है, ये नेशनल हाईवे है। यहाँ पर जब लोग आते थे तो एक तरीके के मैसेज जाता था कि किस तरीके से खराब सड़कें देहरादून में है, यानी कि राजधानी में। लेकिन अब आप सड़कों को देखेंगे तो कुछ हद तक दुरुस्त हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पहाड़ों पर एक्सीडेंट होते हैं, सड़कें दुरुस्त न होना एक बड़ी वजह बनती है, वो एक सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के सामने है। और अब मुख्यमंत्री इस बात को लेकर दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि जो यात्रा भी कर रहे हैं, जरा अगर आप बात कर पाए, अगर पॉसिबल हो बात कर पाए आप, तो उनसे पूछिए कि क्या वो खुश हैं जिस तरीके की सड़कें प्रदेश में हैं, या इसमें बदलाव चाहते हैं और विकास चाहिए उन्हें इन सड़कों पर। बिल्कुल जी हाँ, देखिए मैं कोशिश करूंगा कि तमाम जो लोग यहाँ पर हैं उनसे हम कुछ बात कर पाएं, जो क्योंकि यहाँ से जो लोग का मोमेंट है वो अक्सर ही होता है। और ऐसे में जो यहाँ पर चाहे जो गाड़ी वाले हैं, जो ऑटो चलाते हैं, विक्रम चलाते हैं, वो लोग हैं, उन लोगों से भी हम बात करेंगे किस तरीके से जो सड़कें हैं वो बदली हैं। देखिए आप बताइए, आप यहाँ से जा रहे हैं, सड़कों की स्थिति क्या लगती है अभी? सड़कों की बेकार स्थिति है, जो अभी कुछ ठीक नहीं हुआ, पहले से कुछ फर्क दिखाई देता है?
पर क्या हर जगह तो गड्ढे ही है, क्या फ़र्क दिखाई देगा। देखिए जो यहाँ पर जो लोग हैं, क्योंकि ये ऑटो चालक हैं, लगातार चलते हैं। एक और आए हमारे साथ। आप बताइए देहरादून की जो सड़कें हैं, किस तरीके से इन सड़कों को देखते हैं? क्या स्थिति ठीक हुई है? मुख्यमंत्री ने कहा सब सड़कें ठीक हो। कुछ नहीं हुआ अभी तक, वैसे की वैसी सड़कें। एक मुख्य मार्ग में तो लग रहा है पहले से तो ठीक है। आता है कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं? ये सारा सैदारा रोड की तरफ, रायपुर की रोड की तरफ सारी जगह दिक्कत ही दिक्कत है। बिल्कुल जी, देखिए जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, जो मुख्य मार्ग है उनमें देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आंखों में दिखती हैं साफ तौर पर। सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो कुछ स्थितियां ठीक है, लेकिन हाँ ये लोगों का कहना सही है कि जो अंदर के मार्ग हैं उन मार्गों में अभी भी दिक्कत है। हालांकि अब 1 हफ्ते का जो टाइम है, उस टाइम में तो अधिकारियों को वो स्टेटस रिपोर्ट देनी है कि आपने इस 1 साल के दौरान क्या क्या किया, और जहां पर दिक्कतें होंगी वहां पर अब आपको काम करना होगा। लेकिन पहाड़ों की तरफ उत्तराखंड में ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि चाहे डामटा बस हादसा हो या फिर पौड़ी बस हादसा, ये दोनों मुख्य मार्ग से तो अधिकारी भी गुजरते हैं, इसलिए स्थितियां वहां की ठीक दिखाई देती हैं। लेकिन जो गली मोहल्लों की सड़कें हैं वहां पर लोगों के लिए दिक्कतें हैं, और 1 हफ्ते के भीतर जो स्टेटस रिपोर्ट होगा उसमें क्या आंकड़ा पेश किया जाता है उस पर भी हमारी नजर होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। और वहीं उत्तराखंड के लोक पर्व इगास बग्वाल को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी है। ये दूसरा मौका है जब उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को लेकर अवकाश घोषित किया गया है। पिछले साल भी पुष्कर सिंह धामी ने छुट्टी का ऐलान किया था। सीएम धामी ने अपने ट्वीट में लिखा, इगास बग्वाल उत्तराखंड वासियों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। ये हमारी लोक संस्कृति का प्रतीक भी है। हम सब का प्रयास होना चाहिए कि अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को जीवित रखें। नई पीढ़ी हमारी लोक संस्कृति और पारंपरिक त्योहारों से जुड़ी रहे, ये हमारा उद्देश्य है। इसके अलावा सीएम धामी ने स्थानीय भाषा में भी ट्वीट किया, और वो भी देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर हमने रखा है कि किस तरीके से स्थानीय भाषा में उन्होंने इस संस्कृति के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि अपनी लोक संस्कृति से आपको जुड़कर रहना होगा। नई पीढ़ी तो अपनी लोक संस्कृति से जुड़ोला। लोक पर्व इगास हमारू लोक संस्कृति को प्रतीक छे, यानी कि ये जो संस्कृति है ये प्रतीक है हमारी, और इससे हमें हम सबको जुड़कर रहना चाहिए। और इसी वजह से देखिए ये दूसरी दफा ऐसा है जब छुट्टी दे दी गई है इगास बग्वाल के दौरान। अगली बड़ी खबर देहरादून से, जहां 664 पदों पर जल्द होगी सीएचओ की भर्ती। सूबे के सभी वेलनेस सेंटर्स पर नियुक्ति किए जाएंगे, और आपको बताएं कि विभागीय अधिकारियों को जल्द तैनाती के भी निर्देश हैं। प्रदेश में सीएचओ के 1604 पद स्वीकृत हैं। 940 पदों पर इस वक्त सीएचओ हैं। जो बाकी बचे हुए पद हैं उन पर जल्द से जल्द नियुक्ति की जाए, इसके निर्देश हैं। विभागीय अधिकारियों को तैनाती के निर्देश भी दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए। अभी जो स्थिति है, जो आंकड़ा है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। 1604 सीएचओ के लिए पद हैं जो स्वीकृत किए गए हैं। 940 पदों पर तैनाती है, और जो 664 पद हैं उन्हें जल्द भरना होगा। सूबे के सभी वेलनेस सेंटर्स पर नियुक्ति किए जाएंगे, सीएचओ नियुक्त किए जाएंगे, और इसके लिए अब जानकारी दी जा चुकी है। निर्देश अधिकारियों को हैं कि जल्द से जल्द विभागों में सीएचओ की भर्ती हो। जो 664 पद इस वक्त बचे हुए हैं, और 1604 ऐसे पद जो कि सीएचओ के लिए स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 940 पदों पर तैनाती है सीएचओ की, लेकिन जो 664 पद हैं उन पर जल्द से जल्द भर्ती। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए जोशीमठ से बड़ी खबर दे। बद्रीनाथ एनएच पर कार में लगी भीषण आग से कार पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। तस्वीरें आपके सामने है। बद्रीनाथ एनएच पर कार में भीषण आग लग गई। आग पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है, लेकिन ये आग कैसे लगी इसका अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसमें कितने लोग सवार थे, कहां से ये कार आ रही थी, इन तमाम चीजों की अब तक जानकारी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि अचानक कार में आग लगी। हो सकता है शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है, लेकिन अब तक एग्जैक्ट इसकी वजह क्या है ये सामने नहीं है। बद्रीनाथ एनएच पर ये कार जो कि धू धू करके जलती हुई लोगों को दिखाई दी। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। टीम वहां पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। वजह क्या है आग लगने की, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, इसकी जानकारी नहीं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।